नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बीपीपीसीएस प्री 2020 के लिए टेस्ट संख्या 38 देखेंगे दोस्तों। और जो आपके लिए थंबनेल पे प्रश्न दिख रहा है कि डो एम्पियर होजोस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका आंसर दीजिए। अगर आंसर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर देखेंगे हम वीडियो के अंत में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे चैनल से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके दोस्तों। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों वीडियो का प्रथम प्रश्न है दोस्तों, नोहल कलाई झरना किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, मेघालय में नोहकलाई झरना स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी। नोहकलाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट अर्थात 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए टैंगा बायोम, ऑप्शन बी टुंड्रा बायोम, ऑप्शन सी चैप्टल बायोम, ऑप्शन डी सवाना बायोम। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पेड़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 1 नंबर दिया है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। 2 नंबर दिया है दोस्तों, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अल्बियम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या 1 2 तीनों सही है? बताइए। तो इसका सही आंसर है 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। ठीक है। जहाँ अब का हम एक्सप्लेन देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन ए 30%, बी 40%, सी 60%, डी 70%। तो इसका सही आंसर है सी 60% हिस्सा जो है वो थार मरुस्थल के रूप में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, थार मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अपक्षरण, ऑप्शन बी गलिंग, ऑप्शन सी क्रीप, ऑप्शन डी प्लाकिंग। बताइए इसका सही आंसर क्या? अब इसे अपक्षरण कहा जाता है। ठीक है। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने तथा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए मोरेन, ऑप्शन बी ड्रम्बलिन्स, ऑप्शन सी केटल, ऑप्शन डी स्क्रेरी। तो इसका सही आंसर है स्क्रेरी शब्द का सही प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। स्क्रेरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए खंपात की खाड़ी, बी पल्क जलडमरू मध्य, सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, डी सुंदरबन। तो इसका सही आंसर क्या है? सुंदरबन से संबंधित है डेम्पियर होजेस रेखा। ठीक है। डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में तूफान, ऑप्शन डी हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो इसका सही आंसर है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण भारत में। ठीक है। उत्तरी पूर्वी व्यापार पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो बताइए इसका सही आंसर है गुजरात, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10, पहले इसके बारे में हम एक्सप्लेन जान लेते हैं दोस्तों। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बालासेर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी पर, ऑप्शन डी मालप्रभा नदी पर। तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? ऑप्शन ए 1663, ऑप्शन बी 1668, ऑप्शन सी 1670, ऑप्शन डी 1689। तो इसका सही आंसर है 1668 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, वो भी दहेज में प्राप्त किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। तो सब पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ पर था? सूरत में, उसके बाद बॉम्बे बना दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आचार्य विनोबा भावे, सी ज्योतिबा फुले, डी दादू दयाल। बताइए। तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष से दी गई थी? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1925। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? 1915। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 को प्रदान की गई थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनका पूरा जीवन राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1910। तो इसका सही आंसर क्या है? 1906 को भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था का रूप दिया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बना दिया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1945। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जैसे जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। बताइए। तो इसका सही आंसर है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक तोड़ो कानून से हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी मीनू मसानी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी अच्युत पटवर्धन। बताइए।
तो इसका सही आंसर है राम मनोहर लोहिया ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी नजमुद्दीन अली खान। तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब के लिए नवाब बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्ती, स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अश्वनी कुमार दत्ता, ऑप्शन बी बाग जतिन, ठीक है, ऑप्शन सी भावभूषण मित्रा, ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। सही आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है अश्वनी चंद्र दत्ता ने स्वदेश बांधव की स्थापना की थी। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्ता ने की थी। संगठन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों को बहिष्कार करना था दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें तथा आपसे विनम्र निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।